नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस के नर्सिंग एजुकेशन इस हमारे यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज हम SGPGI मतलब संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट जो है उधर नर्सिंग ऑफिसर की कुछ रिक्रूटमेंट निकली है, वो रिक्रूटमेंट के बारे में हम आज जानकारी लेने वाले हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, जो SGPGI है, जो संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है, वह उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। तो उसका पूरा एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स में हम देखने वाले हैं। तो एडवर्टाइज में क्या है, कौन से पोस्ट के लिए एडवर्टाइज निकला है, उसके बाद कितने वैकेंट पोस्ट है भरने वाले हैं, उसके बाद उसका एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, सैलरी क्या रहने वाली है, ये सब के बारे में हम आज जानकारी लेने वाले हैं विद्यार्थी मित्रों। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम अच्छे से इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। आपको फॉर्म कैसे भरना है, कैसे अप्लाई करना है, एजुकेशनल जो फीस है, एप्लीकेशन फ़ीस है वो कितनी रहने वाली है, ये सब हम इधर इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं डिटेल में। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसी है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस इन्होंने निकाली है, जो कि लखनऊ में स्थित है। तो उसमें हम देख सकते हैं कि कुछ बैकलॉग के वैकेंसीज है और वो कुछ नए वैकेंसीज मिला के पूरे वैकेंसी निकले। तो कौन से अलग अलग कैटेगरी के लिए और अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकले हैं, ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। जूनियर इंजीनियर है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है, स्टेनोग्राफर है, रिसेप्शनिस्ट है, नर्सिंग ऑफिसर है, परफ्यूजनिस्ट है, फिर टेक्नीशियन है और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट है। ऐसे अलग अलग पोस्ट के लिए इधर वैकेंसीज निकले हैं। तो उसमें से हम देखने वाले जो नर्सिंग ऑफिसर है, मेन इम्पोर्टेंट नर्सिंग ऑफिसर है, उसके कितने हैं 1426 इतने कुल मिलाकर पोस्ट रहने वाले हैं। और उसका जो पे मैट्रिक्स लेवल एज पर द 7th पे कमीशन कितना है, पे लेवल 7 में, मतलब आपका जो सैलरी रहने वाला है 70,000 to 80,000 के आसपास जाने वाला है। तो अच्छे पोस्ट है और वैकेंसी भी बहुत अच्छे है, इसलिए आप ज़रूर अप्लाई कर दीजिए। और आपके मालूम में जो जिसका भी नर्सिंग हुआ है, BSc नर्सिंग हुआ है, JNM हुआ है और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग हुआ है, वो सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरे डिटेल इन्फॉर्मेशन हम लेने वाले हैं इस वीडियो में। तो आपको बता दूँ कि उसके बाद ये बाकी के कुछ रिक्रूटमेंट हैं। तो जनरल इंस्ट्रक्शन दिए उन्होंने। तो ये जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना पड़ेगा। SGPGIMS.org.in इस वेबसाइट पर जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म कैसे भरने का ये भी हम डिटेल में उधर जानकारी लेने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दे, ये आप डाउनलोड कर नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। उसके बाद जो एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है, मैं बताता हूँ कि आपको एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहने वाली है। तो एप्लीकेशन फ़ीस दे के आप जो अनरिजर्व कैटेगरी, ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट है, उनको एप्लीकेशन फ़ीस है 1000 रुपीज़ है। लेकिन GST कुल मिलाकर कितना है 1,180 रुपीज़, उतना उनको फीस भरना पड़ेगा। उसके बाद जो OBC और EWS के कैंडिडेट है, उनको भी 1000 रुपये है, लेकिन प्लस 180 रुपीज़ का GST रहने वाला है। और 1180 रुपीज़ उनको भी फीस भरना है। उसके बाद जो SC और ST कैंडिडेट है, उनको 600 रुपये फीस है और 108 रुपये की GST लगने वाली है। तो 708 रुपये उनको एप्लीकेशन फ़ीस भरनी पड़ेगी। तो ये हुआ एप्लीकेशन के फ़ीस के बारे में। उसके बाद हम देखने वाले कि जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया है वैकेंट पोस्ट का। तो रिजर्वेशन क्या है, रिजर्वेशन जो है एप्लीकेबल एज पर द पॉलिसी ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के हिसाब से आप का ये पकड़ा जाएगा, रिजर्वेशन पकड़ा जाने वाला है। तो उसके बाद आप कुछ रिजर्वेशन के उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और वर्टिकल रिजर्वेशन है, वो कितना है आपको मालूम होगा। जो वर्टिकल रिजर्वेशन है वो SC के लिए 21%, ST के लिए 2%, OBC के लिए 27%, EWS के लिए 10%, ये आपको मालूम है। उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में दिव्यांग के लिए 4% है,
एक्स सर्विसमैन के लिए 5%, डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स के लिए 2% है। उसके बाद फीमेल जेंडर के लिए 20%, इतना एज क्राइटेरिया रहने वाला है। सॉरी, जो रिजर्वेशन है और रिजर्व सीट है वो रहने वाले हैं। उसके बाद है एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो एज क्राइटेरिया में आप देख सकते हैं इधर नीचे जो एज का क्राइटेरिया रहने वाला है वो कितना रहने वाला है। मिनिमम जो एज है वो 18 ईयर्स चाहिए कैंडिडेट का, और नॉट मोर देन 40 ईयर्स, मतलब मैक्सिमम एज कितना चाहिए 40 ईयर्स के हिसाब से चाहिए। और उसके बाद जो 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन रहता है वो बाकी के जो कैटेगरी के SC/ST कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन रहने वाला है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट्स रूल्स। उसके बाद ये हो गया एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो जूनियर इंजीनियर है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है, लेकिन हमको नर्सिंग का जो नर्सिंग ऑफिसर है उनका ये देखने का है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है वो देख सकते हैं हम। ये है नर्सिंग ऑफिसर, उसमें एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रहने वाला है वो कि आपका क्या रहना चाहिए, BSc नर्सिंग और बेसिक BSc नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। जो भी इंडिया में यूनिवर्सिटी है, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है, उधर से आपने BSc कंप्लीट किया होना चाहिए। उसके बाद और में क्या दिया है उन्होंने, BSc मतलब पोस्ट सर्टिफिकेट, जो JNM के बाद 2 साल का जो एग्ज़ाम डिग्री कोर्स रहता है वो क्या करना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी से। उसके बाद रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल। आपके स्टेट में स्टेट नर्सिंग काउंसिल का और इंडियन नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। उसके बाद जो डिप्लोमा है, डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, मतलब JNM वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको क्या चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी का उनका भी रजिस्ट्रेशन चाहिए, लेकिन उनको 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। इधर दिया है 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम उनको 50 बेडेड हॉस्पिटल में। 50 बेडेड हॉस्पिटल में मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी डिप्लोमा वाले मतलब JNM वाले फॉर्म भर सकते हैं। तो उसके बाद BSc वाले को एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं, पोस्ट BSc वाले को एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं रहने वाली, सिर्फ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो 3 लोग फॉर्म भर सकते हैं, जिसका BSc हुआ है, जिसका पोस्ट बेसिक BSc हुआ है और जिसका डिप्लोमा इन नर्सिंग हुआ है। ये तीनों भी लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो ये हो गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। उसके बाद अप्लाई कैसे करने का है पोस्ट के लिए, इधर दिया है आप http://www.sgpgims.org.in, ये जो वेबसाइट दी है इस वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म भरना है। और उसके लिए आपको क्या चाहिए, रिसेंट स्कैन्ड कलर फोटोग्राफ चाहिए आपका। उसके बाद स्कैन्ड सिग्नेचर चाहिए, उसका साइज़ भी उन्होंने इधर दिया है, वो आप डिटेल नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। वैलिड ईमेल आईडी चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए। उसके बाद स्कैन इमेज मार्कशीट, जो आपके सर्टिफिकेट रहने वाले 10th और 12th के और डिप्लोमा और ग्रेजुएशन के, वो सब स्कैन कॉपी चाहिए उनको। फिर स्कैन इमेज ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब आप रिजर्वेशन के लेना चाहते हो तो फॉर्म रिजर्वेशन से भरना चाहते हो तो उधर आपको कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी का और नॉन क्रिमिनल का आपको स्कैन कॉपी उधर चाहिए। तो ऐसे ये डॉक्यूमेंट लगने वाले आपको पहले से ही वो अगर फॉर्म भरना है तो स्कैन करने पड़ेंगे। उसके बाद में उधर स्टेप भी दिए हैं, कुछ स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरने का है उन्होंने पूरा गाइडेंस दिया है। स्टेप फर्स्ट में दिया है उन्होंने, स्टेप फर्स्ट दिया है, उसके बाद स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड, स्टेप फोर्थ, ऐसा बोल के सब आप स्टेप फॉलो करके वो एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। एप्लीकेशन सीक्वेंस लगने वाली है। पेमेंट मोड दिया है, ऑनलाइन पेमेंट मोड आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, SBI नेट बैंकिंग से कर सकते हैं आप। उसके बाद स्क्रीनिंग कैसे करने वाले हैं वो दिया है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में जानकारी दी है उन्होंने। तो ये जो CRT है, कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट, वो लेने वाले हैं। उसके वो जो एग्ज़ाम है उसका जो मीडियम रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है, इंग्लिश, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ये एग्ज़ाम होने वाले हैं। उसके बाद जो आपका ये है
हॉल टिकट है कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट जब आपको वेबसाइट पे उपलब्ध किया दिया जाएगा बाद में। कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट कैसे रहने वाली है, तो उसका ड्यूरेशन रहने वाला है। कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट का जो एग्ज़ाम रहने वाली है उसका 2 आवर्स का ड्यूरेशन रहने वाला है और उस मार्क्स कितने रहने वाले हैं, 100 मार्क्स की एग्ज़ाम रहने वाली है। तो उसमें MCQs रहने वाले 60 मार्क्स ऑन द सब्जेक्ट्स रिलेटेड पोस्ट एंड ऑफ द लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड एंड 10 मार्क्स ऑन द जनरल इंग्लिश। तो कैसे 60 मार्क जो है जो आपके नर्सिंग के पूरे सब्जेक्ट है उस पर ऊपर 60 मार्क का पूछा जाएगा। उसके बाद 10 मार्क का जो है वो इंग्लिश 10 मार्क का जनरल नॉलेज के ऊपर पूछा जाएगा। उसके बाद 10 मार्क का रीजनिंग के बारे में पूछा जाएगा, 10 मार्क्स मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में पूछा जाएगा। कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन हो गए और 100 मार्क हो गए। 1 मार्क विल बी गिवन फॉर द करेक्ट आंसर एंड 1/3 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर द रॉन्ग आंसर। तो उसमें क्या करने वाले हैं, 1 मार्क देने वाले हैं, एक ईच करेक्ट आंसर को 1 मार्क देने वाले और 1/3 इधर नेगेटिव मार्किंग भी उन्होंने बताई है। तो जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है अलग अलग कैटेगरी के लिए वो देखते हैं हम। तो 50% जो हम 50% क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल EWS और OBC कैटेगरी के स्टूडेंट को लेना पड़ेगा और 45% जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो SC और ST कैटेगरी के लिए स्टूडेंट को इधर एग्ज़ाम में लेने पड़ेंगे, तभी आप उस पोस्ट के लिए क्वालिफाई होने वाले हैं। उसके बाद में उन्होंने सिलेबस के भी बारे में बताया। तो सिलेबस विल बी अपलोडेड इन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। तो इंस्टीट्यूट का जो वेबसाइट हो उस पर जाकर आप जो डिटेल सिलेबस क्या क्या है, नर्सिंग में क्या पूछने वाले हैं, एप्टीट्यूड में क्या पूछने वाले हैं, रीजनिंग में क्या पूछने वाले हैं, जनरल नॉलेज में क्या पूछने वाले हैं, ये सब उधर जाके देख सकते हैं। तो उसके बाद स्किल टेस्ट टेक्निकल एग्जामिनेशन के बारे में उन्होंने जानकारी दी है। एलिजिबिलिटी स्टेटस फॉर द स्किल टेस्ट वो भी दिया है। वो पूरा एलिजिबिलिटी आपसे कैसे करने वाले हैं, कितना कैसे करने वाले, फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनाने वाले हैं, ये सब उन्होंने नोटिफिकेशन में डिटेल में दिया है, वो आप बाद में पढ़ सकते हैं। अदर ऑब्जर्वेशन कुछ पॉइंट दिए हैं। तो आपको बता दो कि ये जो एग्ज़ाम है अगर अलग अलग सेंटर पे होने वाली है और अलग अलग सेंटर में होने की वजह से अलग अलग जो शिफ्ट है उधर में होने वाले, इसलिए नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी इन्होंने बता दिया है। जो अगर एग्ज़ाम अलग अलग शिफ्ट में होएंगी तो क्या होने वाला है, उधर नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। तो नॉर्मलाइजेशन आपको मालूम है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है वो स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले से ये नॉर्मलाइजेशन करते हैं। अगर आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो हमने ऑलरेडी उस पर एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो पे जाके आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन और हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप वो नॉर्मलाइजेशन के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि कैसे नॉर्मलाइजेशन करते हैं अलग अलग शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम होने वाली है। तो ये पूरी डिटेल जानकारी है। तो अच्छा पोस्ट है, इसके लिए आप ज़रूर अप्लाई कीजिए और अच्छे से स्टडी कीजिए। अगर आप नर्सिंग एग्ज़ाम के कोई भी नर्सिंग रिलेटेड रिक्रूटमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, रेलवे के, ESIC के एग्ज़ाम के बारे में अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ उनके एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे से वीडियो बनाए हैं, वो आप मेरे चैनल पे जाके डायरेक्टली देख सकते हैं। उसका फ़ायदा आपको ज़रूर एग्ज़ाम में होने वाला है। तो आज के लिए इधर ही ठहरते, धन्यवाद।